Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 18 NCERT Book Questions. NCERT की बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम ज़्यादातर क्वेश्चंस एडिशनल एक्सरसाइज के करेंगे और एक दो क्वेश्चंस पहले के भी हैं। तो कुल मिला के मैंने 12 क्वेश्चंस निकाले हैं, तो उनको मैं दो वीडियोस के अंदर करूँगा। पहले 6 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करूँगा और नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगा, तो प्लीज़ दोनों वीडियो देखना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ये 2.12 है, मतलब चैप्टर 2 का 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P 003 सेंटीमीटर टू अ पॉइंट Q 04 सेंटीमीटर 0 वाया अ पॉइंट R। ठीक है, और R के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि ओरिजिन पे अगर हम कुछ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, कुछ एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं हम, सपोज इसे बोलते हैं Z, ये है X और ये है Y। ठीक है, और ओरिजिन पे एक फिक्स चार्ज रखा हुआ है और इसका चार्ज है 8 मिलीकूलम। ओके, फिर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं P, Q, R। P है 003, मतलब यहाँ पर कहीं P पॉइंट है। ठीक है, 003। फिर एक पॉइंट है Q 040, ये पॉइंट है 040, और एक पॉइंट है R है यहाँ पर कहीं। ठीक है, 069, मतलब X 0 है अभी भी, तो मतलब इस ZY प्लेन में कहीं यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट है R 069। क्वेश्चन है कि हम एक चार्ज जिसका चार्ज है -2 × 10⁻⁹ कूलम, उसको हम पॉइंट P से उठाकर और Q पर रख रहे हैं, लेकिन R के थ्रू वाया R। ओके, तो हमें बताना है कि हमें कितना वर्क करना पड़ा। तो देखो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर एक 8 माइक्रो कूलम है, इसकी वजह से हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 8 माइक्रो कूलम इस -2 पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो हम उसके ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे और उसको एकदम बराबर रखते हुए ऐसे P से उठाकर Q पर रखेंगे। ठीक है, तो हमारा वर्क कितना आएगा? तो अगर आपको याद होगा, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स जितना भी वर्क करता है वो स्टोर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालें और यहाँ निकालें और उन दोनों का डिफरेंस वर्क डन होगा। ठीक है, यहाँ पर R पॉइंट जो है वो इररेलेवेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जैसे कि हमें पता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क। तो वर्क हम किसी भी पाथ से लेकर जाएं, ठीक है, वो सेम ही रहेगा। सपोज देखो एक ये भी तो पाथ है P से Q जाने पर, ठीक है, एक ये भी पाथ है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, उस केस के अंदर तो कुछ भी अलग अलग आ सकता है, लेकिन हमें पता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क होगा P से Q ले जाने पर वो बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो कि हमें निकालना है वो बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, या फिर U Q, फाइनल पोजीशन Q है, माइनस U इनिशियल पोजीशन P। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं। अच्छा, U Q क्या होता है? वो चार्ज इनटू वहाँ पर जो पोटेंशियल है Q, VQ, है ना। सिमिलरली UP क्या होगा? वो चार्ज जो कि है -2 × 10⁻⁹ कूलम इनटू जो पोटेंशियल है VP, या फिर हम लिख सकते हैं VQ माइनस VP। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स देखो Q कितना है? -2 × 10⁻⁹, और VQ क्या होगा? Q पर पोटेंशियल क्या आएगा? देखो हमें पता है कि किसी चार्ज, अगर कोई चार्ज Q है, उधर से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है KQ/R।
ठीक है, तो अगर कोई चार्ज 8 माइक्रो कूलम इधर है तो यहाँ पर ये पॉइंट क्यू यहाँ से 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या आएगा वी क्यू, ये आएगा के, इसको बड़ा क्यू ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर माइनस के क्यू, पी कहाँ पर है, P003 मतलब यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ पोटेंशियल क्या आएगा, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आएगा -2 × 10⁻⁹, और यहाँ से अगर मैं के क्यू कॉमन ले लूँ तो के क्यू 1/4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर में करना है हमें, और 3 सेंटीमीटर क्या होगा, 3 × 10⁻⁻2। ओके, तो यहाँ से ये हो गया -2 × 10⁻⁹, के की वैल्यू आएगी 9 × 10⁹, और क्यू कितना है 8 माइक्रो कूलम, 8 मिली कूलम, सॉरी 8 मिली यानी 10⁻3, और ये आएगा 1/, यहाँ से 10⁻2 ये भी बाहर ले लो। ठीक है, तो 1/4 - 1/3, आप ये माइनस को इधर लेके जाओ तो ये उल्टा हो जाएगा, तो मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.2 जूल्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आया, या वर्क डन आया 1.2 जूल्स। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें वर्क डन निकालना था। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे क्या होती है, वो चार्ज इनटू वहाँ पर जो पोटेंशियल है किसी एक चार्ज की वजह से, जो कि यहाँ पर है 8 मिली कूलम। ठीक है, मैं बार बार माइक्रो बोल रहा हूँ, मिली। ओके, सो 1.2 जूल्स आंसर आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये एनसीईआरटी में 15th क्वेश्चन है, 2.15। ओके, क्वेश्चन है a spherical conducting shell of inner radius r1 and radius r2 has a charge q. Part A क्वेश्चन का है, a charge small q is placed at the center of the shell. What is the surface charge density on the inner and outer surfaces of the shell? Part B है, is the electric field inside a cavity with no charge 0 even if the shell is not spherical but has any irregular shape? Explain. तो देखो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग शेल है जिसका इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2, मतलब कोई थिकनेस है शेल की। फिर बोला जा रहा है कि उसके अंदर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। फिर हमें बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस के इस शेल के लिए। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि क्या कोई मेटल बॉडी के अंदर अगर कोई कैविटी है उसके अंदर हमेशा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इवन इफ द बॉडी हैज सम इरेगुलर शेप। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है, देखो हमारे पास एक कंडक्टिंग शेल है और उसका इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि इस पर है चार्ज q। तो देखो जैसे कि हमें पता है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के लिए अगर हम कुछ भी चार्ज देते हैं उस बॉडी को तो सारा चार्ज कहाँ आता है, सरफेस पे। इसका मतलब क्या है कि ये जो q चार्ज है यानी प्लस क्यू चार्ज है, ये ऐसे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर जैसे बोला गया है कि अब हम यहां पर एक स्मॉल क्यू चार्ज अंदर सेंटर पे रख देते हैं। ठीक है, अब देखो सेंटर पे रख देते हैं। अब देखो ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस क्यू की वजह से अब जरूर यहां पर कुछ ना कुछ चेंज होगा। हमने एक क्यू कैविटी पे रखा है, तो देखो जैसे कि आपको पता है कि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मतलब ये जितना भी वॉल्यूम है ना, ऐसा ये सारा जो वॉल्यूम है इस कंडक्टिंग बॉडी का, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूं ऐसी, अगर मैं ऐसी एक गॉसियन सरफेस लेता हूं, ठीक है, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ली। इस गॉसियन सरफेस, इस रेडियस को मैं बोल देता हूं कि ये r है। ठीक है, तो देखो बाय गॉस लॉ हमें कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पर हर सरफेस पे, मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स जीरो है, तो ये क्वांटिटी जीरो है और ये है क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू एनक्लोज्ड कितना आया, ये आएगा जीरो। इसका मतलब है कि जो हमने ये गॉसियन सरफेस बनाई इसके अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड आना चाहिए जीरो, लेकिन यहाँ तो रखा है प्लस क्यू, तो जीरो कैसे आएगा? चार्ज एनक्लोज्ड कितना आ रहा है यहाँ पर, क्यू आ रहा है। तो देखो ये जीरो कैसे होगा, क्योंकि ये मेटालिक बॉडी है या फिर कंडक्टिंग बॉडी है, तो हमें पता है कंडक्टिंग बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो ये सिचुएशन बनाने के लिए कि अंदर फ्लक्स जीरो हो जाए या फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, उससे क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे पूरा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और उन सब का चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू। तो उससे क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा जीरो, क्योंकि क्यू और माइनस क्यू कितना हो गया, जीरो। और ये माइनस क्यू कहाँ से आया, अंदर जितने भी फ्री चार्जेस थे। इसका मतलब क्या है कि इस माइनस क्यू की वजह से अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे। अंदर तो कोई चार्ज रहता ही नहीं है बॉडी के वॉल्यूम के अंदर, तो वो सारा चार्ज गया, वो सारा चार्ज गया सरफेस पे, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगी फाइनली, अंदर क्यू रखने से इनर सरफेस पे एक चार्ज आ जाएगा क्यू, स्मॉल क्यू, ताकि माइनस क्यू और प्लस क्यू हो जाए जीरो। और ये क्योंकि माइनस क्यू अंदर आ गया, ये कहीं बीच में वॉल्यूम से आया है, तो यहाँ पर अब उतने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मतलब उतने पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगर अंदर माइनस क्यू है तो बाहर प्लस क्यू आ गया, और सारा चार्ज सरफेस पे रहता है, तो ऑब्वियसली प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे। तो अब यहाँ सरफेस पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है क्यू प्लस क्यू, ठीक है, बड़ा क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो बस क्वेश्चन हो गया आपका। ए पार्ट क्या था, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी थी इनर और आउटर सरफेस की। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनसाइड कितनी होगी, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय 4 पाई r1 स्क्वायर, है ना। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r1 स्क्वायर एक स्फेरिकल बॉडी के लिए। क्यू इनर सरफेस पे कितना है, क्यू इनर यह है माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई r1 स्क्वायर। तो ये आ गया सिग्मा इनर सरफेस पे। सिग्मा आउटर सरफेस पे कितना आएगा, ये आएगा क्यू आउटर सरफेस डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 स्क्वायर, है ना। और क्यू आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, बड़ा क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और ये है 4 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। तो आपके यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों आ गई। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पे बोल रहे हैं कि देखो अगर हमारे पास कुछ भी एक कंडक्टिंग बॉडी है, ओके, और इसके अंदर ना मैं कुछ भी एक शेप का एक कैविटी बना देता हूँ, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि क्या इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और ये है कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। तो क्या इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी अगर अंदर चार्ज नहीं है तो, ठीक है। ये हमें बताया गया है ना कि अंदर चार्ज नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई रिंग है, ये ऐसे रिंग रखी है और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं कोई पॉइंट इधर लेता हूँ, इस पॉइंट पे मतलब ये रिंग के प्लेन के अंदर है, ठीक है। मतलब अगर रिंग ऐसी है तो किसी इस पॉइंट पे सेंटर से थोड़ा दूर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या आएगी। तो देखो अगर आपके पास एक रिंग है और अगर हम सेंटर पे निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि हर एक पार्ट के लिए एक दूसरा ऑपोजिट पार्ट है। तो अगर ये प्लस चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो ये वाला इधर देगा। सिमिलरली यहाँ पर दो ऐसे चार्ज हैं, तो एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, एक की वजह से आएगी, तो यहाँ सब बैलेंस आउट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जीरो। लेकिन क्या इस पॉइंट पे जो सेंटर से थोड़ा सा दूर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। देखो कुछ लोग कंफ्यूजन में क्या आते हैं कि वो ऐसा एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने कुछ एक गॉसियन सरफेस बनाया, फिर वो क्या बोलते हैं कि देखो क्यू एनक्लोज्ड आ रहा है जीरो,
तो वो बोलेंगे कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ज़ीरो हो गया, तो वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगा, है ना, क्योंकि चार्ज अनक्लोज नहीं करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। गलती क्या है इधर कि भैया ये क्वांटिटी ज़ीरो है, मतलब नेट फ्लक्स ज़ीरो है। नेट फ्लक्स ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी नेट फ्लक्स ज़ीरो आ सकता है। जैसे कि आपको याद होगा हमने क्वेश्चन किया था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर अगर हमें क्यूब इमेजिन करें, ठीक है, एक क्यूब इमेजिन करें हम, तो इस क्यूब के अंदर से जो नेट फ्लक्स पास हो रहा है वो आएगा ज़ीरो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब ये क्वांटिटी आती है ना कि फ्लक्स ज़ीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो ये चीज़ गलत है। ओके, तो अगर चार्ज एनक्लोज ज़ीरो है इसका मतलब है कि फ्लक्स ज़ीरो है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत लोग गलती करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। इसके अंदर देखो, अगर मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूँ, ये एकदम उसकी शेप की, ठीक है, कैविटी के शेप की, तो देखो इस गॉसियन सरफेस पे, इसे हम बोल देते हैं गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? ज़ीरो, तो क्यू एनक्लोज्ड आएगा ज़ीरो। इसका मतलब है कि ई डॉट डी एस का जो इंटीग्रल है, क्लोज्ड इंटीग्रल, वो ज़ीरो है। ओके, और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं गॉस लॉ से बता सकते। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है इसका। ये जो इरेगुलर शेप है कुछ एकदम ऐसी है कि एक पॉइंट पे एकदम लीनियर हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ एक शार्प पॉइंट है या फिर एक एज है इस कैविटी के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप बनाता हूँ, ठीक है, और वो लूप मैं इस तरह से बनाता हूँ कि वो इस कैविटी से इस तरह निकले कि ये ना, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कुछ इसी डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। इसको दूसरे पॉइंट से बनाते हैं कलर से, कुछ ऐसी ही है। तो मतलब क्या है कि जो हमारा जो लूप है ना, हमारा लूप कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एक ऐसी है। मतलब इसका एक छोटा सा पार्ट है ना, एकदम छोटा सा पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ रहा है लूप का। ओके, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ रहा है वो इस बॉडी के अंदर है, कैविटी के अंदर, और जो बाकी पार्ट है वो है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर। तो देखो, अगर मैं किसी चार्ज क्यू को इस लूप के अराउंड घुमाऊं, ऐसे घुमा के इधर लाऊं, तो हमें पता है कि इसको घुमाने से नेट वर्क कितना आना चाहिए? ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर वर्क डन इन अ साइक्लिक पाथ कितना होता है? ज़ीरो, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे घुमा के ला रहा हूं तो वर्क डन इस पूरी साइकिल के अंदर आना चाहिए ज़ीरो। लेकिन ये देखो, अगर इस लूप का एक छोटा सा पार्ट, मतलब इतना सा पार्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, तो इतने से पार्ट पर हमने कुछ वर्क किया ना जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इस नॉन ज़ीरो वर्क की वजह से यहाँ पर वर्क आ जाएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करानी है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं आ सकता एक छोटे से पार्ट पे आए और पूरे उस पर ना आए, पूरे पाथ पर, ठीक है। तो अगर आप कोई भी क्लोज्ड पाथ बनाते हैं और किसी भी छोटे से पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो वो केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस केस के अंदर, उस लूप के अंदर, उस पाथ के अंदर अगर हम चार्ज को घुमाएं तो कुछ नॉन ज़ीरो वर्क आएगा, और जबकि वो ज़ीरो आना चाहिए क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का प्रिंसिपल लग रहा है उधर, ठीक है। तो यही रीज़न है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का 20th क्वेश्चन है, 2.20। क्वेश्चन है, टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B are connected to each other by a wire. What is the ratio of electric fields at the surface of the two spheres? Use the result obtained to explain why charge density on the sharp and pointed ends of a conductor is higher than its flatter portions. दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स है जिनका रेडियस A और B है,
और वो एक वायर से कनेक्ट कर दिए गए हैं। हमें बताना है कि उन दोनों की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो कितना है। और फिर सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हमें ये बताना है कि किसी भी कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, तो सपोज उसकी कुछ शेप ऐसी है, ठीक है, ऐसी कुछ शेप है। ओके, क्वेश्चन है कि यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं रो से डिनोट करूँ चार्ज डेंसिटी, तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा होती है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर निकालूँ, ठीक है, तो इसको मैं 2 बोल देता हूँ। ये 2 है, ये 1 है। ओके, तो ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा क्यों आती है 2 के कंपैरिजन में, और ये एक पूरा कंडक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स है जिनका रेडियस है a और b। अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो वायर से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, वायर में हम चार्ज फ्रीली मूव करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो अगर A और B के अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो इस वायर के थ्रू चार्ज कुछ फ्लो हो सकता है ताकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, है ना। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एक तरीके का धक्का होता है, धक्का, पुश। तो अगर कोई चार्ज है, ठीक है, और उस पर पोटेंशियल लग रहा है, मतलब एक धक्का लग रहा है, और अगर उसके पास कोई जाने का रास्ता है, जैसे कि वायर एक जाने का रास्ता है, तो वो चार्ज वहाँ से फ्लो करेगा क्योंकि वो चाहता है कि वो लोअर पोटेंशियल पे जाए। ओके, हर चीज़ क्या चाहती है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहे, वो स्टेबल पोजीशन पर रहे। इसलिए अगर कोई चार्ज हायर पोटेंशियल पर है तो वो लोअर पोटेंशियल पे जाना चाहता है, लेकिन हमें उसको एक रास्ता देना पड़ेगा, और वो रास्ता क्या होता है, वायर। तो इस वायर का मतलब क्या है, इस वायर का मतलब है कि वायर लगाने के बाद A और B इन दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, सपोज यहाँ पर चार्ज है QA और यहाँ पर चार्ज है QB, तो देखो A पे पोटेंशियल क्या आएगा, A पे पोटेंशियल आएगा जिसको हम VA लिख सकते हैं। तो VA आएगा KQA डिवाइडेड बाय A, और पोटेंशियल B कितना आएगा, ये आएगा KQB डिवाइडेड बाय B, है ना। देखो एक स्फीयर की वजह से उसके सरफेस पे पोटेंशियल KQ/R आता है ना। ये शायद आपको याद होगा कि अगर कोई शेल है या सरफेस है, कंडक्टिंग है, और उसका रेडियस R है, तो पोटेंशियल एट सरफेस आता है KQ/R। ओके, ये साइड नोट है। तो अगर 2 बॉडीज हमारे पास, तो उनके बीच में पोटेंशियल क्या आएगा, A पर आएगा KQ/A और B पर आएगा KQB/B, ठीक है। वायर लगाने से ये दोनों पोटेंशियल क्या है, बराबर। मतलब क्योंकि हमने वायर लगा रखी है तो VA इज इक्वल्स टू VB, मतलब KQA डिवाइडेड बाय A इज इक्वल्स टू KQB डिवाइडेड बाय B। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं QA बाय QB इज इक्वल्स टू A बाय B। ओके, तो अगर हम किन्हीं 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स को ज्वाइन करें और उन पर चार्ज अगर QA और QB है, तो QA और QB का जो रेशियो है QA/QB वो बराबर होता है उनके रेस्पेक्टिव रेडियस के रेशियो के। तो QA/QB बराबर होगा A/B, जहाँ पर A और B स्फीयर्स के रेडियस है, ठीक है। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। अब देखो हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेस ऑफ द 2 स्फीयर्स। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है सरफेस के ऊपर, ये भी आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे आती है, अगर हम गॉस लॉ लगाएं तो ये आती है KQ/R², ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से क्या आएगी, ये आएगी KQA/R², यानी A², और इलेक्ट्रिक फील्ड B पर आएगी, B की सरफेस पे KQB डिवाइडेड बाय B²। अब हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, हमें बताना है EA/EB क्या आएगा। तो देखो EA लिखेंगे हम KQA/A² डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड B, या फिर KQB डिवाइड बाय B²। यहाँ से हम K और K कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे B² बाय A² इंटू QA बाय
क्यू बी। ठीक है, तो ई ए बाई ई बी कितना आया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू क्यू ए बाई क्यू बी। तो क्यू ए बाई क्यू बी की वैल्यू हम यहाँ से डाल सकते हैं, ए बाई बी, तो ये लिखेंगे हम ए बाय बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी, इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा बी बाय ए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर और इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर इनका जो रेशियो है वो है बी बाय ए के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास ये दो स्फीयर्स है क्यू ए और क्यू बी वाले, और इन पे जो रेडियस है वो ए और बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ए, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सरफेस पे वो आएगी ई बी। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो है ना वो बराबर है बी बाय ए के। इसका मतलब क्या है कि अगर बी ज़्यादा होगा तो ए पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और अगर बी कम है ए से तो ए पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, मतलब अगर बी ए से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो है वो ज़्यादा है बी से, और अगर ए ज़्यादा है बी से, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ठीक है, अच्छा, तो हमें ये निकालना था। अब हमें सेकंड पार्ट में बताना है कि क्यों कंडक्टर्स के अंदर जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं वहाँ पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू फ्लैटर एंड्स या फ्लैटर पोर्शंस। तो देखो अगर हम इन दोनों स्फीयर्स के लिए चार्ज डेंसिटी निकालें तो क्या आएगी, तो देखो चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो ए से, और ये आएगा क्यू ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए। तो वॉल्यूम ऑफ ए, या फिर हम लिख सकते हैं क्यू ए डिवाइड बाय 4/3 पाई ए क्यू, और रो बी कितना आएगा, क्यू बी डिवाइडेड बाय 4 पाई बी क्यू। तो हम लिख सकते हैं रो ए बाय रो बी, ये आएगा क्यू ए डिवाइड बाय 4/3 था इधर। ठीक है, तो 4/3 पाई ए क्यूब इंटू डिवाइड बाय क्यू बी करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा 4/3 पाई बी क्यूब डिवाइड बाय क्यू बी। तो यहाँ से 4/3 पाई और 4/3 पाई कट गया, तो ये आएगा बी क्यूब बाय ए क्यूब, क्यू ए बाई क्यू बी, और क्यू ए बाई क्यू बी की वैल्यू हमने क्या निकाली, ए बाय बी। तो देखो चार्ज डेंसिटी का जो रेशियो है ना वो बराबर है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से भी ज़्यादा वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारी कोई भी बॉडी है, ठीक है, कुछ ऐसी बॉडी मानी थी ना हमने, यहाँ पर कुछ पॉइंटेड एंड है और ये फ्लैट एंड है, तो देखो इसको हम क्या मान सकते हैं कि ये एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है ए, और यहाँ पर एक छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस है बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रो ए आएगा और ये जो रो बी है, ठीक है, तो रो ए बाय रो बी क्या आएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ रो बी बाय रो ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो अगर ए ज़्यादा है ना, ए ज़्यादा है बी से, अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, या फिर इफ़ ए इज़ मच ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या होगा कि रो बी बाय रो ए इज़ वेरी 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 मच ग्रेटर देन 1, या फिर रो बी इज़ ग्रेटर देन रो ए। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये चैप्टर 2 का 22nd क्वेश्चन है, 2.22 क्वेश्चन है। फिगर 2.34 shows a charge array known as an electric quadruple. For a point on the axis of the quadruple, obtain the dependence of potential on R from R by A is much greater than 1. मतलब R A से बहुत बड़ा है, and contrast your results with that due to an electric dipole and an electric monopole. हमें इस क्वाड्रुपल की वजह से पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट R पर, ठीक है, ये सेंटर से R दूर है। ओके, और ये जो अरेंजमेंट है कि Q माइनस Q और Q, इसको बोला जाता है क्वाड्रुपल। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कितना डिस्टेंस है, A और A, मतलब 2A।
तो देखो हमें क्या बताना है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हमें ये बताना है कि किसी एक डाइपोल की वजह से उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक मोनोपोल मतलब एक सिंपल चार्ज उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है, उन तीनों को हमें कंपेयर करना है। तो पहले हम देखो इसके लिए निकालते हैं, क्वाड्रुपल के लिए। तो देखो एक तरीका तो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम देखो इस पॉइंट आर पर निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा इधर, इसकी वजह से आएगा के क्यू बाय ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, इस क्यू में और इस पॉइंट में। उसके बाद इस माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, ठीक है, और फिर इस माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, और फिर इस क्यू की वजह से निकालेंगे। तो पहले हम ऐसे ही करते हैं। तो देखो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ये पॉइंट है कोई, इसको पी बोल देते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पी क्या आएगा इसकी वजह से, तो ये आएगा के क्यू, ये डिस्टेंस कितना है, ये आएगा आर माइनस ए, है ना, ये आर है, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा आर प्लस ए, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पी इस पॉइंट पे इसकी वजह से क्यू की वजह से आएगा के क्यू बाय आर माइनस ए, प्लस इन दोनों की वजह से आएगा, तो मतलब के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर, फिर इस क्यू की वजह से ये आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए। तो नेट पोटेंशियल क्या आया, नेट पोटेंशियल एट पी आएगा के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस 2 के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए। तो वी पी क्या होगा, अगर मैं के क्यू कॉमन ले लूँ तो ये आएगा 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 2 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए आर प्लस ए इंटू आर, यहाँ से आएगा आर प्लस ए इंटू आर माइनस 2, आर माइनस ए और आर प्लस ए और प्लस आर माइनस ए इंटू आर, ठीक है। तो देखो आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं लिख सकता हूँ इधर के क्यू, देखो इन सबको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए आर, ये आएगा माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, ये आएगा प्लस आर स्क्वायर माइनस ए आर डिवाइडेड बाय ये आएगा आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर और ये माइनस 2 आर स्क्वायर, ये तीनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, और ये प्लस ए आर और ये माइनस ए आर भी कैंसिल आउट हो गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये आएगा के क्यू 2a स्क्वायर डिवाइड बाय, अब देखो अगर मैं यहाँ अंदर से आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये आर स्क्वायर और ये आर आ जाएगा आर क्यूब इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखो हमें पता है कि a बाय आर इज मच लेस देन 1, तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो और भी छोटा होगा 1 से, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि ये 1 से बहुत छोटा है। तो 1 में से हम बहुत छोटी क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे हम एक नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस क्वांटिटी को, क्योंकि वो बहुत छोटी है, डिनोमिनेटर में कुछ फ़र्क नहीं डालेगी, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एट पी कितना है क्वाड्रुपल की वजह से, के क्यू 2a स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यू। मतलब क्या है कि पोटेंशियल क्वाड्रुपल की वजह से चेंज होता है ऐसे r की पावर -3, ठीक है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, वीपी r की पावर -3 के साथ चेंज होता है, ठीक है। और डाइपोल की वजह से आपको पता होगा पोटेंशियल क्या होता है, अगर हम पोटेंशियल निकालें डाइपोल की वजह से तो ये आता है के पी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। पी क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट, तो आर यहाँ यूनिट वेक्टर है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डाइपोल की वजह से चेंज होता है आर की पावर -2, है ना। ये है डाइपोल, ये है क्वाड्रुपल।
और मोनोपोल, मोनोपोल क्या होता है, अगर हम सिर्फ एक चार्ज लें कोई क्यू, ठीक है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या आता है, हमें पता है के क्यू बाय आर, है ना। तो पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, आर की पावर -1। तो ऐसे मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रुपल रेडियस डिस्टेंस के साथ ऐसे चेंज करते हैं उनका पोटेंशियल, ठीक है। तो होपफुली आपको क्वाड्रुपल का समझ में आ गया होगा। तो देखो अब हम ना इसी क्वेश्चन को करेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे। देखो अगर मैं ये Q और ये -Q लूँ तो ये एक डाइपोल बन रहा है और ये भी एक डाइपोल बन रहा है ना। इस डाइपोल की वजह से डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है और इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है। हमारे पास ये दो डाइपोल बन गए और अब हम दो डाइपोल को यूज़ करते हुए हम यहाँ पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास दो डाइपोल हैं, एक है ये है Q, ये है -Q, और एक और डाइपोल है जो एकदम ऐसे पास में, ये है -Q और ये है Q, और हमें इसी एक्सिस पे कहीं r डिस्टेंस पे बताना है जो कि यहाँ से है, ठीक है। लेकिन हमें जो फॉर्मूला पता है कि पोटेंशियल डाइपोल की वजह से आता है के पी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो r है ये कहाँ से होता है, ये सेंटर से होता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा a है तो ये कितना हो जाएगा, a/2। तो ये डिस्टेंस पूरा कितना हो गया, ये हो जाएगा r प्लस a/2। सिमिलरली यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस a/2, ठीक है। तो अब देखो एक हमारे पास डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट ऐसा है, और एक डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट ऐसा है p, ठीक है। और जो r ये जो है इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी वजह से निकालते हैं पोटेंशियल। इसको हम डाइपोल 1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं 2, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल 1 की वजह से क्या आएगा, V1 आएगा के पी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आर यूनिट वेक्टर है, हम बस डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो देखो पहले वाले डाइपोल के लिए जो P है वो इस तरफ है ना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और जो R यूनिट वेक्टर है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस आएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर R कितना है, यहाँ पर है माइनस के पी, R है R प्लस a/2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डैश लगा देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो V1 की वजह से आया माइनस के पी बाय आर प्लस a/2 स्क्वायर। V2 देखो, अब 2 वाले की वजह से डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ है और r यूनिट वेक्टर भी इस तरफ है। तो जब हम ये करेंगे के पी डॉट आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय, इसे हम r डबल डैश स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा, p डॉट आर पॉजिटिव रहेगा तो के पी डिवाइडेड बाय r माइनस a/2 होल स्क्वायर, है ना। तो V1 इतना आया एक डाइपोल की वजह से, V2 आया ये। तो जो नेट पोटेंशियल Vp आएगा वो आएगा V1 प्लस V2, ठीक है। तो मतलब माइनस के पी बाय आर प्लस a/2 होल स्क्वायर प्लस के पी आर माइनस a/2 होल स्क्वायर। और p की वैल्यू आपको याद होगी, p की वैल्यू है q इंटू उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस है a, तो हम लिखेंगे q इंटू a, ये है p, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बस सिंप्लीफाई करो तो Vp आएगा, Kp हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 1/r माइनस a/2 होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम लो और इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो ये बनेगा के पी 2RA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है, और इसका पूरे का स्क्वायर। तो या फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ के पी आर इंटू 2A डिवाइडेड बाय आर की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय
2। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, अगर मैं डिनोमिनेटर से मैं R4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मैं लिखूँ KP R2A, यहाँ से R की पावर 4 कॉमन ले लो, ये आएगा 1 प्लस A की पावर 4 डिवाइड बाई R की पावर 4 इंटू 16 माइनस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और ये 2। तो जैसे कि अब हमने बात की, क्योंकि A बाय R बहुत छोटा है 1 से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी ये साइड में है, ठीक है, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई और ये क्वांटिटी 0। तो इसका मतलब पोटेंशियल कितना बचा, P पर KP R2A डिवाइड बाई R की पावर 4, यहाँ से R कैंसिल कर दो, तो KP2A डिवाइड बाई R3। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल इसका चेंज हो रहा है R की पावर -3 के साथ। तो देखो आप इसको ना डाइपोल का फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से भी कर सकते हैं। आसान ऑब्वियसली ये वाला है, लेकिन यहाँ से आपको डाइपोल की थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट था तरीका, ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है, डाइपोल यूज़ करके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये NCERT का 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। 1 पिकोफैरेड इज इक्वल्स टू 10 to the power -12 फैरेड। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको याद होगा K क्या होता है, K होता है ER डिवाइड बाय E नॉट, परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, और वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए हमें ये क्वेश्चन करना है, क्या है इसमें कि दो प्लेट्स हैं जिनका बीच में जो कैपेसिटेंस है वो है 8 पिकोफैरेड है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस था इनिशियली उसको अब आधा कर देते हैं, और अंदर अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हैं 6। अब कैपेसिटेंस क्या होगा, तो देखो हमेशा यहाँ से देखो एक चीज़ याद रखना कि ER किसी भी मटेरियल का परमिटिविटी ये होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये चीज़ आप याद रखना। तो देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कभी भी जब हम ना कूलम्स लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है, कूलम्स लॉ में फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एक्चुअली में होता है एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है कि मटेरियल का परमिटिविटी कितना है। तो अगर ये दोनों चार्ज वैक्यूम के अंदर हैं तब हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये वैक्यूम के लिए है। अगर किसी मटेरियल के लिए होता तो हम क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आती है, ये आएगी K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली में फॉर्मूला ना जनरल फॉर्मूला ये वाला है, ओके। तो यहीं से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर, और पोटेंशियल हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय R। और यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और K के अंदर और इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक क्यों बता रहा हूँ, देखो जब भी आप कैपेसिटेंस निकालोगे ना C, मैंने बताया था वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये ट्रू है अगर वो दोनों प्लेट्स रखे हैं वैक्यूम के अंदर, ठीक है। किसी भी जनरल कैपेसिटेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे A एप्सिलॉन डिवाइड बाय D। यहाँ पर किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है, विद परमिटिविटी एप्सिलॉन, ओके। और हमें फॉर्मूला पता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से हम अगर एप्सिलॉन की वैल्यू डालें तो हम वो फॉर्मूले पे पहुँचते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि K टाइम्स हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट इंटू K डिवाइड बाय D। ये है जनरल फॉर्मूला,
ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना हमेशा। मैंने शायद कैपेसिटेंस में नहीं बताया था, थोड़ा सा बताया था, लेकिन अच्छे से अभी बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप याद रखना हमेशा कि एप्सिलॉन नॉट की जगह हमें एप्सिलॉन यूज़ करना है। एप्सिलॉन नॉट तो एक वैक्यूम के लिए है। तो अगर एयर है ना, फॉर एयर, अगर बीच में एयर है तो के हम 1 ले लेते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर हम दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हाफ कर दें और उनके बीच में डायरेक्टर कांस्टेंट 6 डाल दें तो अब नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो अगर इनिशियली अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस d है और एरिया a है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कैपेसिटेंस आएगा a एप्सिलॉन नॉट। अभी एयर के अंदर है ना, तो एयर के अंदर हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट एक ही लेते हैं, डिवाइड बाय d। इसको मैं बोल देता हूँ C1, और ये हमें पता है किसके बराबर है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये है 8 पिकोफैरेड। तो 8 पिकोफैरेड। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में ना जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देते हैं। अब ये हो गया d/2, एरिया a ही है अभी भी, और अंदर अब मैं डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और इसकी वैल्यू कितनी है, k = कितना है 6। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। तो देखो अब C2 कितना होगा, a एप्सिलॉन बाय d, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है k एप्सिलॉन नॉट बाय d। ओके, तो C2 कितना आएगा फिर, अच्छा यहाँ पर d की जगह d/2 है तो यहाँ पर d/2, तो ये आएगा a एप्सिलॉन नॉट इंटू k डिवाइड बाय d/2। ओके, तो C1/C2 करते हैं। तो C1/C2 कितना आएगा, a एप्सिलॉन नॉट बाय d इंटू a एप्सिलॉन नॉट k डिवाइड बाय d/2, या फिर 2 इधर आ गया। ठीक है, a एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो C1/C2 कितना आया, तो यहाँ से C1/C2 आएगा 1/2k। ठीक है, C1 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये है 8 पिकोफैरेड, और C2 हमें निकालना है। तो देखो C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा 2 इंटू के की जगह 6 इंटू 8, या फिर ये आएगा 96 पिकोफैरेड। तो जो नया कैपेसिटेंस बना C2 वो होगा 96 पिकोफैरेड। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ओके, तो मेन चीज़ इसके अंदर मैं जो आपको बताना चाहता था वो यही थी कि जनरल फार्मूला ये वाला है कि a एप्सिलॉन बाय d। एप्सिलॉन उस मीडियम का परमिटिविटी है, और इसका जो रेशियो है एप्सिलॉन नॉट के साथ उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर k। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के 6 क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज थिकनेस ऑफ 3/4d, where d is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? तो देखो ये क्वेश्चन है ना, ये आपका एग्जाम्पल है बुक के अंदर, बट ये क्वेश्चन है ना, देखो दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले हम तरीके से करते हैं जब हमें यही नहीं पता कि डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, लेकिन हमें बस ये पता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना थोड़ी कम हो जाती है। तो देखो हमारे पास एक इनिशियली कैपेसिटर था, ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब डाल दी जिसका एरिया सेम है। तो अगर यहाँ पर एरिया a है, यहाँ पर भी प्लेट्स का एरिया a है, इसका मतलब क्या है कि इस जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका भी एरिया a है। ओके, तो हमें बताना है कि कैपेसिटेंस कैसे चेंज हुआ। तो देखो पहले जो अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वाला फॉर्मूला नहीं अगर हम यूज़ करें कैपेसिटेंस वाला, तो इसे देखो कैसे करेंगे। देखो इस केस के अंदर अगर यहाँ पर देखो ये चार्ज अगर हमें पॉजिटिव माने इसे नेगेटिव माने, तो हमें पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आएगी, है ना। तो सपोज इसे मैं बोलता हूँ E। ओके, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया डाइलेक्ट्रिक, तो देखो ये यहाँ इस रीजन में तो ये सेम वैल्यू रहेगी E जो यहाँ थी, है ना। लेकिन अंदर क्या हो जाएगा, अंदर जैसे कि हमें पता है अंदर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना नई वाली,
वो इससे थोड़ी कम होगी। तो अगर ये ई डैश है और अंदर यहाँ ई है, तो देखो ये जो ई डैश है ना, ये कितना किसके बराबर होती है, ई बाय के अंदर इस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। ये हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम होती है, क्योंकि अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ओके, तो देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ई इंटू डी कितना होगा, ई इंटू डी कितना होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वी है ना, और यहाँ पर अगर हम v निकालें तो वो देखो v कितना होगा, ये बराबर होगा e इंटू डी बाई फोर प्लस ई डैश इंटू 3d बाई फोर, है ना। यहाँ से यहाँ अगर किसी चार्ज को लेके जाना है तो दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों का सम, तो ये होगा इधर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो देखो E कितना होता है, E हमें पता है, E की वैल्यू आती है यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E डैश कितना आएगा, E डैश आएगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। ओके, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q बाय ए, तो यहाँ भी सिग्मा कितना है, Q बाय ए। जो चार्ज पहले था अभी भी उतना ही चार्ज है, बस अंदर हमने एक स्लैब डाल दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अगर मैं सिग्मा की वैल्यू ये डालूं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ये आएगी Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और इधर आएगी Q बाय ए के एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आएगी E डैश। हमें पता है कि Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू सी वी कितना आया, E इंटू डी, तो E इंटू डी या फिर E इंटू डी करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, C इंटू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये Q, ये हमने डेराइव किया था, लेकिन यहाँ पर अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि हमें ये फॉर्मूला नहीं पता। ओके, तो एकदम बेसिक से कैसे करें, तो ये देखो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, अब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो पोटेंशियल है E इंटू डी बाई फोर प्लस ई डैश इंटू 3d बाई फोर। तो V कितना आएगा, E कितना है, E है ए क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई फोर प्लस ई डैश कितना है, क्यू बाय ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू 3d बाई फोर। तो देखो यहाँ से मैं V को लिख सकता हूँ, अगर मैं क्यू डी बाई फोर ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 बाई के, है ना। ओके, तो देखो यहाँ पर भी वो फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू सी वी, इसको C डैश बोल देते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू C डैश ये हमें निकालना है, V की जगह हम लिखेंगे क्यू डी डिवाइड बाय 4a एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा K प्लस 3 डिवाइड बाय के, ठीक है। तो देखो C डैश की वैल्यू क्या आई, C डैश की वैल्यू आएगी a एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू 4k डिवाइड बाय के प्लस 3, और ये वैल्यू कितनी है, ये हमने अभी निकाली, ये है C जो पहले था, ठीक है। तो जो नया अपडेटेड C है वो आएगा C डैश मतलब C इंटू 4k डिवाइड बाय के प्लस 3। ओके, तो हमने ये चीज़ निकाली विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जैसे आपके एग्जांपल में दिया हुआ था ना कि बस पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज से हमें ये डिराइव करना है, तो हम ऐसे करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक अच्छे तरीके से बताता हूँ। हमारे पास ये सिचुएशन है कि अब हमने इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो देखो ये एक कैपेसिटर के अंदर कुछ आधा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको मैं दो कैपेसिटर के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि एक कैपेसिटर जिसका एरिया है A और जिसके बीच में सेपरेशन है d बाई फोर, और एक कैपेसिटर ये जिसका एरिया है A और जिसका ये डिस्टेंस है 3d बाई फोर, बट यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट है K। ओके, और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हम
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जो थोड़ा भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक से, ठीक है, ये 3d/4 है और ये d/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि दो कैपेसिटर्स सीरीज में हैं, ठीक है। इसके अंदर K है, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है अंदर, ये है 3d/4 और एरिया है A, और ये है अंदर कुछ नहीं, एयर है, तो K = इधर 1 है और ये d/4 है और एरिया A। तो देखो इसे अगर मैं कैपेसिटेंस 1 बोलूँ और इसे कैपेसिटेंस 2 बोलूँ तो C1 कितना आएगा, तो C1 आएगा A/D। यहाँ पर D कितना है, d/4, और एप्सिलॉन कितना है, क्योंकि ये एयर है इसे हम ε0 लिख सकते हैं, तो C1 आएगा 4A/0/D, ठीक है। अब C2 कितना आएगा, ये आएगा A/D, यहाँ पर D कितना है 3d/4, तो इसमें लिखूंगा 3d/4 और एप्सिलॉन की जगह ε0 × K, ठीक है। तो यहाँ से C2 कितना आएगा 4K/3 A/0/D। तो ये इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर है, हाँ। अगर मैं इसे बोलूँ C, तो देखो C1 कितना आया 4C और C2 कितना आया 4K/3C। तो C1 और C2 किस में है, सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट आता है 1/C1 + 1/C2, या फिर 1/4C + 1/4KC/3। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट, यहाँ से हम 4KC कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा K + 3। तो C इक्विवेलेंट कितना आया, ये आया 4KC/K + 3, यानी इनिशियल कैपेसिटेंस K कितने टाइम्स हो गया, 4K/K + 3, जो हमने अभी निकाला था, ठीक है। तो जो यहाँ पर वैल्यू आई थी वो यहीं पे आई। तो देखो सीखने वाली बात क्या है ना इधर, कि अगर कैपेसिटर आधा भरा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको दो कैपेसिटर में तोड़ सकते हैं। कैसे, एक कैपेसिटर तो ये बन गया जो ये आधा वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, और एक कैपेसिटर ये बन गया, और ये दोनों किस में है, सीरीज में। अब ये देखो सीरीज में क्यों है, देखो ये सीरीज में क्यों है भाई, बैटरी ने यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है, कुछ n इलेक्ट्रॉन्स लिए इधर, और बैटरी ने कुछ n इलेक्ट्रॉन्स दिए इधर, ठीक है। अब अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसे नहीं पता, उसे ये पता है कि इन दोनों के बीच में अगर मैं सेम चार्ज ऐसे दे रहा हूं तो ये दोनों सीरीज में होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अंदर चार्ज वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे अगर दो सीरीज में कैपेसिटर हम लगाते हैं, है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन्स, इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करते हैं, है ना। यहाँ पर ही पुश करने के लिए क्या है, ये मटेरियल है, हम ऐसा मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि अगर ऐसे आधा भरा हुआ है तो हम उसको दो सीरीज में ले लेते हैं। और मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कैपेसिटर है कुछ ऐसा कि अगर हमने कुछ आधा भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से अंदर है कोई K और ये कैपेसिटर ऐसे है, ओके। तो यहाँ पर हम कैसे ले सकते हैं ना इसको, ये बराबर होगा कि दो कैपेसिटर हैं और वो पैरेलल में है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है इसके अंदर K है, इसके अंदर नहीं है। तो अगर ये एरिया सपोज A/3 है तो ये कितना होगा 2A/3। तो यहाँ पर D दोनों के लिए सेम है, बट एरिया इसके लिए है 2A/3 और इसके लिए है A/3 और अंदर K है, और ये दोनों पैरेलल में। सो अभी के लिए इतना ही। बाकी के जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, प्लीज़ ज़रूर देखना उनको, क्वेश्चन से ही आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है या कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Please like Reward on Facebook, and you can also follow Reward on Twitter. Thank you.